नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है कि उत्तर प्रदेश के लिए माहौल बदल गया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद कहीं न कहीं पार्टियों ने अंदरूनी जो है यहां पर चोट भी देना शुरू कर दिया है। तो कुछ पार्टी के दिग्गज नेता अब किसी पार्टी को ज्वाइन करें, इसके बाद सारा जो माहौल है, सारा जो खेल है वो बदलता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे रह सकते हैं, 4 रीजनों के आंकड़े, इसके बाद 7 चरणों के यहां पर चुनावी आंकड़े भी आपको देने वाले हैं। बात करते हैं पूर्वांचल के बड़े मुद्दे कौन से हो सकते हैं। देखिए, पूर्वांचल के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है काशी कॉरिडोर। पूर्वांचल में हवाई सेवाओं पर भी जो यहाँ पर बीजेपी है जो इस पर अपना जीत का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर काम मान रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसको अलग तरीके से देख रही है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सड़क और बिजली पर जो है बीजेपी जो मान रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर सड़क बिजली पर उन्होंने काम किया, जबकि समाजवादी पार्टी इसको अलग तरीके से देख रही है। कानून व्यवस्था माफिया पर कार्रवाई जो है यहाँ का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा पूर्वांचल के लिए अन्य मुद्दों पर भी गौर करें तो कोरोना संकट, सरकार का कामकाज, आवार जो पशु हैं उनसे किसानों को जो परेशानी हुई है वो भी एक मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूर्वांचल पर एक मुद्दा बन सकता है। शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों का बना हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं हर एक यहाँ पर रीजन का एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जेवर एयरपोर्ट से यहाँ पर आसपास के जिलों में क्या विकास होगा, ये मुद्दा बन रहा है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ का शिलान्यास किया है। इसके अलावा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान, क्योंकि पश्चिमी यूपी से किसान एक महत्वपूर्ण है और गन्ना किसान कहीं ना कहीं यहाँ का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। करीब 120 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर असर डालते हैं। तो किसानों का क्या इतना यहाँ पर एक मुद्दा बन सकता है, यहाँ के लोगों का यहाँ के क्या यहाँ के मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा आवारा पशु से किसानों की परेशानी जो रही है वो भी यहाँ का एक मुद्दा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के लिए बेरोजगारी, महंगाई, अल्पसंख्यकों की नाराजगी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई की यहाँ पर जो मार है वो हर एक रीजन पर है, ना सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि अन्य राज्यों पर जो चुनाव होने हैं उन पर भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। जबकि कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तर प्रदेश चुनाव पर। इस पर जो है पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद अगर अवध रीजन के बड़े मुद्दों पर गौर करें तो क्या मुद्दे हो सकते हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर एक पार्टी यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। जबकि एक्सप्रेस वे, अयोध्या एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन को लेकर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुद्दे बने हुए हैं। माफिया अपराधियों पर कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। अवध के कुछ और मुद्दों पर गौर करें तो राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण का भी मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में हो सकता है। कानून व्यवस्था पर सवाल कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनाता है। आवारा पशुओं पर जो है यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है किसानों को लेकर। इसके अलावा बुंदेलखंड के रीजन के क्या यहाँ पर मुद्दे हो सकते हैं। बुंदेलखंड की एक्सप्रेस वे हो, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर हो, सिंचाई व्यवस्था, जल शक्ति प्रोजेक्ट या घर घर नल योजना जो है, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड रीजन के अंदर जो पानी की समस्या है वो बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर किसानों की नाराजगी, आवारा पशु, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई हर एक रीजन और यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर स्टेट है वहाँ के का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। खराब कानून व्यवस्था और बढ़ता अपराध पर भी यहाँ पर जो है यहाँ का मुद्दा बन सकता है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 4 रीजन के आंकड़े आपके लिए हैं। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर एक रीजन के आंकड़े क्या बन सकते हैं और कितने चरणों में यहाँ पर चुनाव है, कब किस चरण में है और किस जिले के अंदर कितना यहाँ पर इफेक्ट डाल सकता है। देखिए, यहाँ पर बात करें पहले चरण के लिए यहाँ पर 58 सीटें रखी गई हैं। इसमें अगर बात की जाए तो 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और 11 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुलंदशहर को लेकर जिस प्रकार का माहौल बना था, जो घटना हुई थी, उसके बाद क्या यहाँ का माहौल बन सकता है। अलीगढ़, मथुरा और आगरा, मथुरा को लेकर भी फिलहाल बीजेपी यहाँ पर आमने सामने है। मथुरा में भी यहाँ पर मंदिर निर्माण को लेकर यहाँ पर कह सकते जो मुद्दा है वो यहाँ पर चढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ का चुनावी आंकड़ा क्या कह सकता है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 58 सीटों में किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है, चुनावी आंकड़े अनुमान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। पहले पेज के लिए यहाँ पर बीजेपी को 30 से 33 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 20 से यहाँ पर 26 सीटें, बीएसपी को 2 से 5 सीटें, कांग्रेस को 1 से 4 सीट, अन्य खाते में 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान पहले चरण की 58 सीटों के लिए लगाया जा रहा है। यानी यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में यहाँ पर जो है आमने सामने की टक्कर होने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि दूसरे फेज की बात की जाए तो दूसरे फेज के लिए 55 सीटों पर चुनाव होना है और इसके लिए 14 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी। इसमें 9 जिले शामिल किए गए, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर,
अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। बरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मजबूत स्तंभ माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव हुई, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अब क्या कुछ आंकड़ा, क्या कांग्रेस यहाँ पर अपनी जो पहले की धार वो यहाँ पर कामयाब कर पाएगी, इसको लेकर चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान 55 सीटों को लेकर क्या निकल कर आ रहा है। देखिए यहाँ पर बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को 22 से यहाँ पर 26 सीटें हैं, जबकि 2 से 5 सीट यहाँ पर मायावती जी के लिए, यहाँ पर 3 से 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस को यानी बरेली का कहीं ना कहीं जो है उनको फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि 0 से 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि तीसरे फेज की बात की जाए तो 59 सीटों को शामिल किया गया है और 20 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी। इसमें 16 जिले शामिल किए गए हैं और हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तीसरा पेज काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 16 जिले रखे गए हैं, इसमें हाथरस जो कहीं ना कहीं घटना थी वो भी यहाँ पर आ जाती है। इसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए झांसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी की चुनावी रैली हुई है। बुंदेलखंड रीजन था, उसमें सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कुछ यहाँ पर जिले उस रीजन के भी रखे गए हैं। ऐसे में यहाँ का चुनावी माहौल क्या बन सकता है, इसको देख सकते हैं आपने कि यहाँ पर बीजेपी को 27 से 30 विधानसभा सीटें, 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 20 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। 2 से 5 सीट यहाँ पर बीएसपी, 1 से 4 सीट कांग्रेस के लिए, 0 से 3 सीट है अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि चौथे फेज की बात की जाए तो यहाँ पर 60 विधानसभा सीटें रखी गई हैं और 23 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी और 9 जिले इसमें रखे गए हैं, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जो किसानों का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं मुद्दा बना हुआ है, लखीमपुर खीरी, और किसान कहीं ना कहीं जो आंदोलन जारी रखे थे उस पर एक घटना हुई थी, उसका इतना असर यहाँ की 60 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, लखनऊ और रायबरेली, बांदा, फतेहपुर। देखिए रायबरेली कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। इसमें अगर बात की जाए तो उन्नाव भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ का चुनावी आंकड़ा बना सकता है, यहाँ का क्या चुनावी गणित हो सकता है, इस पर गौर कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 25 से 28 सीटें, जब समाजवादी पार्टी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर बीएसपी को 3 से 6 सीट, 3 से 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में और 0 से 3 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बात की जाए चौथे फेज में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने से टक्कर हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। किसानों का समर्थन उनको पास जा सकता है जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जबकि यहाँ पर बात करें पांचवें फेज के लिए तो यहाँ पर 60 विधानसभा सीटें आती हैं पांचवें फेज के लिए और यहाँ पर 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 11 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो अमेठी है, सुल्तानपुर है, चित्रकूट है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी है, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा को इसमें शामिल किया गया है। अब 60 विधानसभा सीटों को चुनावी आंकड़े क्या बन सकते हैं, देखिए यहाँ पर बीजेपी को साफ तौर पर फायदा हो रहा है। अमेठी में भी जिस कार से यहाँ पर बीजेपी को सफलता मिली थी यहाँ पर सांसद चुनाव में, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चित्रकूट, प्रयागराज भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अयोध्या एक कहीं ना कहीं यहाँ का फायदा मिल सकता है और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो वो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं, जो बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस कारण बीजेपी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। 32 से 35 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि 22 से 25 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 से 6 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी, 3 से 5 सीट यहाँ पर कांग्रेस को भी जा सकती है, 0 से 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी पांचवी फेज जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। बात करते हैं छठे फेज के लिए, यहाँ पर 57 सीटें इसमें शामिल किए गए। इसमें अगर बात की जाए तो 3 मार्च को यहाँ पर वोटिंग होगी और इसमें 10 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर है, बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज है, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया शामिल किए गए। इसमें गोरखपुर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। कुशीनगर हो, देवरिया हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के मजबूत यहाँ पर ये जिले रहे। 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था। तो यहाँ का चुनावी गणित क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर 30 से 32 सीटें बीजेपी के पक्ष में, 22 से 25 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 से 6 सीट बीएसपी और 1 से 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 0 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। अब बात करते हैं आखिरी फेज के लिए, 7 मार्च को 9 जिले रखे गए हैं। 54 विधानसभा सीटों में से आजमगढ़ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का
एक अच्छा खासा वोट बैंक और मजबूत वोट बैंक है। मऊ है, जौनपुर है, गाजीपुर है, वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये महत्वपूर्ण जिले रखे गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो वाराणसी कहीं न कहीं मोदी का एक मजबूत गढ़ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ रहा है। आपका चुनावी अनुमान क्या हो सकता है? 20 से 22 सीट जो है वो बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 23 से 26 सीटें और 2 से 6 सीट बीएसपी और 1 से 5 सीटें यहाँ पर जो है कांग्रेस के पक्ष में, 1 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी सभी 7 पेश के जो यहाँ पर चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एबीपी सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया था, उसमें अगर बात की जाए सभी 403 सीटों में से बीजेपी को 212 से 224 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर बीएसपी को 12 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2 से 10 सीटें यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में, 2 से 6 सीटें यहाँ पर अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल भाई, क्या यूपी में दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलने वाला है कमल? इसका जवाब तो 10 मार्च को मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण चुनावी आंकड़े जरूर दिए हैं।